अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके सेंड करती हूँ वो भी आपको समझ में आ रहे होंगे। वही क्लासेस आप ज्वाइन नहीं करते ना, इस वजह से मैं रिकॉर्ड करके उसको अपलोड कर देती हूँ। फिर उसका लिंक मैं आपके ग्रुप में ना शेयर कर देती हूँ, ताकि फिर आप बाद में लेक्चर जब आप इजी हो, लेक्चर को आप लोग सुन लें, समझ लें। फिर जो क्यूरी होगी तो फिर इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस कर लेंगे। हमारा यूनिट नंबर 7 चल रहा था। इंशाल्लाह मजीद इसके 2-3 टॉपिक्स रह गए हैं, जो कि हम आज एक टॉपिक इसका और मजीद कर रहे हैं, जिसके अंदर कुछ डिफाइंस वगैरह हम देखेंगे आज। यूनिट का नेम हमारा था डिस्कस रिसर्च मेथोडोलॉजीज, को हम डिस्कस कर रहे थे इन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टडी डिजाइन के हवाले से। तो हमारा यूनिट नंबर 7 ये था। इसके पहले भी हमने मजीद 2 टॉपिक्स पढ़े हैं। आज इंशाल्लाह मजीद इसका एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करें, जिसके अंदर हम कुछ डिफाइंस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अजम्पशंस। अजम्पशंस क्या होती हैं? हमारे पास आर स्टेटमेंट, ये हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं और प्रीमाइसेस होती हैं, आर टेकन फॉर ग्रांटेड और बिलीव टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ। ठीक है, जो कि हम किस लिए ग्रांट करते, किस लिए लेते हैं? फॉर ग्रांटेड और बिलीव करने के लिए कि ट्रू विदाउट प्रूफ, हम विदाउट प्रूफ कि हम उस स्टेटमेंट को ट्रू कर सकें। ठीक है, विद ऑफन सर्विंग द फाउंडेशन फॉर रीजनिंग डिसीजन मेकिंग और एनालिसिंग। ठीक है, ये बेसिकली हम क्यों इसको सर्व करते, क्यों इसको यूज कर रहे होते हैं? ताकि हम इसकी रीजनिंग और इसकी डिसीजन मेकिंग को, एनालिसिस को अच्छे तरीके से हम इस पे क्या सकें, स्टडी कर सकें। ठीक है, तो ये हमारे बताइए स्टेटमेंट्स होती हैं assumptions की। इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट assumptions कैन बी, assumptions किस लिए काम आती हैं? अगर हम इम्प्लीसिट पे देखें, इम्प्लीसिट वाली साइड पे, तो हमारे पास है अनस्टेटेड और अंडरलाइंग बिलीव्स दैट इन्फ्लुएंस थॉट्स और एक्शंस। ठीक है, एक अनस्टेटेड अंडरलाइंग जो बिलीव्स होते हैं, जो कि इन्फ्लुएंस के थ्रू, जो उसके थॉट्स और उसके जो रिएक्शंस होते हैं, उसको एक स्टेटमेंट के थ्रू में, एक assumptions के थ्रू में हम उसको प्रिसाइज करते हैं या बताते हैं। और दूसरा हमारे पास आता है एक्सप्लिसिट का। ठीक है, क्लियरली स्टेट और एक्नॉलेज एमाइसिस दैट गाइड रीजनिंग और एनालिसिस। ठीक है ना, जिसकी क्या होता है हमारे पास क्लियरली स्टेटेड। ठीक है, और एक्नॉलेज प्रीमाइसेस दैट गाइड रीजनिंग और एनालिसिस। ठीक है, हम एनालिसिस के जवाब में या उसकी गाइडेशन के थ्रू एक्नॉलेज करते हैं, अपनी प्रीमाइज करते हैं, क्लियरली स्टेट करते हैं, तो वो भी काम हम करते हैं assumptions के थ्रू। ठीक है, assumptions कैन बी क्रूशियल इन। अब assumptions क्यों इंपॉर्टेंट है, हम इन्हें क्यों यूज करते हैं? सबसे पहले हम यूज करते हैं इसको रिसर्च के अंदर, कि बेसिकली देखिए हमारे पास हमारे रिसर्च के ही टॉपिक्स चल रहे हैं, उसके अंदर हम assumptions को डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला इसका इंपॉर्टेंट रोल ही रिसर्च का है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अंडरलाइंग assumptions, अपनी assumptions को अंडरलाइन करते हैं। शेप द रिसर्च डिजाइन, अपने रिसर्च डिजाइन की शेप के लिए और उसकी मैथडोलॉजीज के लिए, एंड इंटरप्रिटेशन रिजल्ट्स, और उसके रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन के लिए हम यूज करते हैं। सेकंड हमारे पास जो इसका क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल है वो है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अजम्पशंस अबाउट फ्यूचर इवेंट्स, अपने फ्यूचर इवेंट्स को लेके जो अजम्पशंस करते हैं, ट्रेंड्स और आउटकम्स इन्फॉर्म चॉइसेस एंड स्ट्रेटजीज। तो वो हमारे ट्रेंड जो होते हैं, हमारे जो फ्यूचर इवेंट्स की अजम्पशंस होती हैं और आउटकम्स होते हैं, ठीक है, उनकी कौन कौन सी चॉइसेस हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं, हमने क्या डिसीजन बनाना है उसके हवाले, स्ट्रेटजीज के हवाले से, चॉइसेस के हवाले से, ट्रेंड्स के हवाले से, फ्यूचर इवेंट्स के हवाले से, जो जो हमने डिसीजन लेने हैं उनकी अजम्पशंस के लिए हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, सेकंड हमारे पास टॉपिक हमारा है फ्रेमवर्क का। A framework is a structured outline और conceptual structure। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या होता है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में हमारे पास होता है, आउटलाइन होती है हमारे पास, और कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर, और ये हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, ये सारा बेस किस पे कर रहा होता है, हमारे कॉन्सेप्ट्स पे कर रहा होता है। डेट प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन ऑफ फॉर अंडरस्टैंडिंग, जो कि हमें फाउंडेशन प्रोवाइड्स करता है फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए, एनालाइजिंग के लिए, और एड्रेसिंग अ पर्टिकुलर इश्यूज, प्रॉब्लम्स और कंसेप्ट। ठीक है, हमारे जो कि क्या किसको अंडरस्टैंड करता है, हमारे एनालिसिंग को, हमारे एड्रेसिंग अ पर्टिकुलर इशू को, प्रॉब्लम्स को और कॉन्सेप्ट को, सारा कुछ स्टडी करता है। इट कैन बी, ठीक है, ये क्या हमारे पास किस किस फॉर्म में होता है, थ्योरेटिकल, ठीक है, अ कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर दैट गाइड रिसर्च और एनालिसिस। थ्योरेटिकल फॉर्म में क्या होता है कि एक कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर होता है जो कि हमें गाइड करता है हमारे रिसर्च को और हमारे उसके एनालिसिस को। सेकंड वन हमारे पास है मेथोडोलॉजिकल, आ सिस्टमेटिक अप्रोच, ये हमारे पास एक ऐसी सिस्टमेटिक अप्रोच होती है और प्रोसीजर होता है फॉर अचीविंग अ स्पेसिफिक गोल, जो कि एक स्पेसिफिक गोल को हम सेट करते हैं, प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है हमारे पास। थर्ड वन हमारे पास है प्रैक्टिकल, अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है ना, प्रैक्टिकल के लिहाज से अगर हम देखें फ्रेमवर्क का काम, तो वो क्या होता है, एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे पास और गाइडलाइंस होती हैं, जो कि हमें डिसीजन बनाने में और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफ़ी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं।
फ्रेमवर्क कैन हेल्प। फ्रेमवर्क हमें क्या मदद करते हैं? ऑर्गेनाइज थॉट्स, हमारे जो थॉट्स होते हैं, जो हम अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बनाते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है। प्रोवाइड अ क्लियर स्ट्रक्चर, एक हमें क्लियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया जाता है फॉर अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स इश्यूज। जो जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज जो हमारे माइंड में आ रहे हैं, उनको समझकर, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको एक बारे में हमें एक ऑर्गेनाइज थॉट पेश करते हैं। सेकंड वन हमारे पास है गाइड एनालिसिस। ठीक है। डायरेक्ट द कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। हमारी जो कलेक्शन की होती है वो डायरेक्ट करता है, और हमारी इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा को सॉल्व करता है। गाइड एनालिसिस का मतलब होता है कि आपको गाइड किया जाता है, आपके एनालिसिस के थ्रू जितना भी आपका काम हो रहा होता है, उसको क्या कर रहा होता है, गाइड कर रहा होता है, बता रहा होता है कि ये चीज़ यहाँ से सही है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर फॉर्म में, एक ग्राफ की फॉर्म में है, एक आपको रिप्रेजेंट किया गया है स्ट्रक्चर फॉर्म में। स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होती कि कोई आपको पिक्चर दे दी गई है, शेप बता के बना के बयान कर दिया गया है कि इस तरह से डाटा, मतलब आप ले रहे हैं किसी भी पॉपुलेशन का, तो आप उस कंट्री की अगर आप इमेज या शो करवा दें कि इस कंट्री में इतने लोग जो है वो सिविलियंस हैं, इतने एयर फोर्सेज हैं, इतने मतलब आर्मीज की तरफ से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप एक स्ट्रक्चर फॉर्म में जब बनाते हैं तो आपको इजीली समझ आ जाता है कि हमारे मुल्क में 90% सिविलियन है, इतनी आर्मी फोर्सेज है, इतनी हमारे पास ये सब कुछ है। तो वो क्या होता है, स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है, तो वो हमें अच्छी तरीके से गाइड करता है हमारे एनालिसिस को। जो जो हम उसके ऊपर कलेक्शन कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो क्या उसके एनालिसिस के बारे में हमें बता रहा होता है या गाइड कर रहा होता है। थर्ड वन हमारे पास है इन्फॉर्म डिसीजंस। ठीक है ना, हमारे डिसीजंस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। प्रोवाइड अ बेसिस फॉर इवेल्युएटिंग ऑप्शंस एंड मेकिंग चॉइसेस। ठीक है। हम अपनी चॉइसेस पे जो काम करते हैं, अपने ऑप्शंस को देखते हुए इवेल्युएट करते हैं, उनकी तमाम की बेसिस को प्रोवाइड करता है हमें। ठीक है। हमें ये बताता है कि हमें डिसीजन किस तरह लेने हैं, उनकी डिसीजन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। जब तक हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा, हम डिसीजन नहीं ले सकेंगे। तो इसलिए किस लिए जरूरी होता है इन्फॉर्मेशन डिसीजन के लिए, कि हमने अपना डिसीजन लेना है, उसके लिए हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटेशंस। ये हमें क्या रेफर करी होती है? रेफर्स टू विद द कॉन्स्टेंट्स, वीकनेस और शॉर्ट कमिंग ऑफ अ स्टडी, रिसर्च प्रोजेक्ट और अप्रोच दैट कैन इम्पैक्ट द वैलिडिटी, रिलायबिलिटी। limitations कैन अराइज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग। ठीक है। सबसे पहली बात जो है कि लिमिटेशन, जो हमारे पास लिमिट से लफ्ज निकला है कि कितनी लिमिटेशंस है, कितना हम इसको प्रॉपर यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट, वीकनेस और शॉर्ट कमिंग ऑफ अ स्टडी, रिसर्च होता है कि एक लिमिट होती है कि हमने इतना कुछ इसको यूज करना है। ठीक है। प्रोजेक्ट और अप्रोच दैट कैन इम्पैक्ट द वैलिडिटी, रिलायबिलिटी। ठीक है। कि उसकी क्या, हम कितनी वैलिडिटी ले सकते हैं, कितनी वो रिलायबल है। तो ये चीज़ क्या होती है, लिमिटेशंस के अंदर है कि एक लिमिट सेट की जाती है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी भी रिसर्च के बारे में कर रहे हैं, तो हमारे पास एक, अगर हम हॉस्पिटल के लिए रिसर्च कर रहे हैं, तो हम ये तो नहीं ना कि बार बार क्लिनिक्स वगैरह पे जाके चेक करेंगे, हम बाकायदा उसके हॉस्पिटल में जाएंगे। तो हमारे पास क्या होती है कि लिमिटेशन होती है, आप अपने बजट को भी देख रहे होते हैं, अपने काम को भी आप एस्टिमेट कर रहे होते हैं, अपने टाइम को भी देख रहे होते हैं कि कितना टाइम है आपके पास, कितने टाइम में आपने जो है ना ये सारा काम करना है। तो उसके लिहाज से आपके पास क्या होता है, एक वक्त रखा होता है कि लिमिट होती है आपके पास कि इतने लिमिट, जैसे रिसर्च आपको पेपर साइन किया जाता है, उसकी भी आपको ड्यूरेशन डेट, उसकी आपको एंडिंग डेट, स्टार्टिंग डेट बताई जाती है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने अपना काम जो है वो प्रॉपर दी एंड करना है, और इसकी सबमिशन आपकी ये डेट होनी चाहिए। तो क्या होता है, आपके पास एक लिमिट टाइम होता है। ठीक है। आप उसी के अंदर रहकर अपना काम कर रहे होते हैं। तो ये क्या होती है, लिमिटेशन का मतलब यही है। ठीक है। अब डिफरेंट सोर्सेज होते हैं इसके हमारे पास लिमिटेशंस के, जो कि अराइज होते हैं, जैसे कि मेथोडोलॉजिकल लिमिटेशंस हमारे पास होती हैं। लॉज इन रिसर्च डिजाइन, जिसका फ्लॉ सारा क्या होता है, रिसर्च डिजाइन के ऊपर होता है, डाटा कलेक्शन के ऊपर होता है, और एनालिसिस के ऊपर होता है। सेकंड हमारे पास है सैम्पलिंग लिमिटेशन। सैम्पलिंग लिमिटेशन क्या होते हैं? इश्यूज विद सैंपल साइज। ठीक है। जो कि सैंपल साइज के जो भी इश्यूज आ रहे होते हैं उसके अंदर आता है, सिलेक्शन के अंदर आ रहा होता है, और रिप्रेजेंटेशन के आ रहा होता है। ठीक है। जैसे आपको सैंपल के लिए एक बकायदा लिमिटेशन बता देते हैं कि इतना सैंपल आपने सिलेक्ट करना है, इससे ज्यादा आपने नहीं करना। ठीक है। आपको सैंपल साइज उसमें इशू आता है, सिलेक्शन के अंदर आता है कि आपने जो सिलेक्शन की है वो गलत हो सकती है, क्योंकि वो भी आपके पास एक लिमिट होती है ना कि आपने इतनी स्टडी के हवाले से लेना है, इतना कुछ लेना है, तो वो भी आपके पास एक लिमिट होती है, उसके अंदर इशू आ जाता है। और रिप्रेजेंटेशन में जब आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने डाटा को, उसके अंदर भी काफी लिमिटेशंस का इशू आ जाता है। थर्ड हमारे पास है डाटा लिमिटेशन। अब डाटा की लिमिटेशन किस तरह से होती है? कॉन्स्टेंट्स ऑन डाटा क्वालिटी। डाटा क्वालिटी की लिमिटेशन होती है कि इतनी क्वालिटी होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि डाटा का जो इतना इतना अवेलेबल होना जरूरी है, कि आप कहाँ कौन कौन सा डाटा यूज कर रहे हैं, उसकी एक लिमिटेशन होती है। और एक्यूरेसी, कि डाटा के अंदर कोई मिस चांस ना हो, कोई एरर के चांसेस ना हो, बिल्कुल डाटा क्या हो, एक्यूरेट हो। तो उसकी भी एक क्या होती है, लिमिटेशन होती है।
फोर्थ वन इज थ्योरेटिकल लिमिटेशन। अब थ्योरेटिकल लिमिटेशंस की तरफ गौर करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ द अंडरलाइंग थ्योरी और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ठीक है। थ्योरेटिकल लिमिटेशन में क्या होता है? लिमिटेशंस ऑफ द अंडरलाइंग थ्योरी, ठीक है ना। हमारी थ्योरेटिकल में जितनी भी थ्योरी है हमारी, उसकी लिमिटेशंस होती है अंडरलाइंग, जिसको हम कर देते हैं। और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क की बात दोबारा यहाँ पे की गई है कि हम और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं कि जब हम फ्रेमवर्क का काम कर रहे होते हैं तो वो भी हमारा थ्योरेटिकल सारा काम है ना। वो थ्योरेटिकल हम देख रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, उसके बाद अपना फ्रेमवर्क डिजाइन करते हैं, तो उसके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको अच्छे तरीके से देखना होता है। उसकी लिमिटेशन होती है कि कॉन्सेप्ट आपने सिर्फ यहीं से चूज करने हैं, इसी को आपने अप्लाई करना है, इसके अलावा मजीद आप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है एक्नॉलेजिंग लिमिटेशंस इज एसेंशियल फॉर। अब लिमिटेशन जो है हम क्यों इसको ये जरूरी है, क्यों इनको एसेंशियल है, क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज इंटरप्रेट रिजल्ट्स एक्यूरेटली, ठीक है। अपने रिजल्ट्स को अच्छे से एक्यूरेटली जो है ना उसको इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है। अंडरस्टैंड द पोटेंशियल बायसेस और एरर्स, ठीक है। ये अपने एरर्स को बायसेस को चेक करते हुए पोटेंशियल तौर पर उसको अंडरस्टैंड करने के लिए यूज करते हैं। तो जारी बात है ना कि लिमिट होगी। अगर देखिए अनलिमिटेड प्रोसीजर आप कोई चीज़ ले रहे हैं तो उसमें आपको एरर के चांसेस होते हैं, बायसेस आ जाते हैं, आपको काफ़ी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हमारे पास एक लिमिटेड डाटा होता है, लिमिटेड सैंपल होता है, उसके ऊपर हम वर्क बहुत अच्छा कर लेते हैं, हमारे रिजल्ट जो है वो इंटरप्रेट काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। सेकंड हमारे पास है आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। हमारे पास जितने भी एरियाज हैं हमारे पास उसको आइडेंटिफाई करना फॉर इम्प्रूवमेंट के लिए, जैसे गाइड फ्यूचर रिसर्च और प्रोजेक्ट्स। हमारे पास जितने भी फ्यूचर में रिसर्च आएंगे, प्रोजेक्ट्स आएंगे, ताकि कि हम अभी जिस लिमिट्स पे काम कर रहे हैं हम उसको फ्यूचर के लिए भी सिलेक्ट कर लेंगे कि ये इतनी लिमिट जो है वो बेस्ट होती है। अगर हम इस तरह से डाटा लेंगे, उसकी ये लिमिट होगी, ये प्रोसीजर होगा, तो उसके लिए हम क्या कर सकेंगे? अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकेंगे अपने एरियाज के ऊपर, अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर, अपने रिसर्च के ऊपर। तो हम फ्यूचर के लिए पहले से ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। कि आपने एक दफा प्रोजेक्ट बनाया, दूसरी बार बनाया, तो आपको जो है ना एक जगह तक समझ आ जाती है कि इतनी लिमिटेशन जो है वो हमारे डाटा के लिए काफी अच्छी है। तो आप उसी पे काम करते हैं और उसी के बारे में ही आप उसको सजेस्ट करते हैं, और नेक्स्ट टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए भी आप वही टेक्निक और वही मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्नॉलेजिंग लिमिटेशन इज एसेंशियल टू, ठीक है। वो क्यों एसेंशियल है हमारे पास? सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरप्रेट रिजल्ट्स एक्यूरेटली। इससे हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो क्या आते हैं? एक्यूरेट आते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड द पोटेंशियल बायसेस एंड एरर्स, आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। गाइड फ्यूचर रिसर्च और प्रोजेक्ट्स, प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, वही बात दोबारा आ गई है। प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट क्या था? अच्छा से कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड किया जाता है। क्लेरिफाई द स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स, जो जो आपने फाइंडिंग्स अपनी सर्च की हैं उसका स्कोप क्या है, उसकी एप्लीसिबिलिटी क्या है, उसको क्लैरिफाई करना होता है, तो अच्छा कॉन्टेक्स्ट मिलता है। प्रोवाइड अपग्रेड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। बाय रिकॉग्नाइजिंग लिमिटेशंस, लिमिटेशंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए रिसर्चर्स एंड प्रैक्टिशनर्स कैन, ठीक है, वो क्या यूज करते हैं? इम्प्रूव मेथोडोलॉजी, ठीक है। किस लिए यूज करते हैं इसको? ताकि अपनी मेथोडोलॉजी को इम्प्रूव किया जा सके। रिफाइन अप्रोचेस टू मिनिमाइज लिमिटेशंस, ठीक है। मिनिमाइज लिमिटेशन के थ्रू वो क्या करते हैं? अपनी अप्रोचेस को रिफाइन करते हैं। सेकंड हमारे पास है इनहेंस वैलिडिटी, इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन फाइंडिंग्स, ठीक है। हमारी जो फाइंडिंग्स है उनके जो कॉन्फिडेंस है उनको इंक्रीज करता है। इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, हमारे जो डिसीजन मेकिंग जो हम बनाते हैं उसको इन्फॉर्मेशन उसके प्रोवाइड करता है, ठीक है। कंसीडर पोटेंशियल लिमिटेशंस व्हेन अप्लाइंग रिजल्ट्स, जब भी हम अपने रिजल्ट्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसकी क्या पोटेंशियल है, ठीक है, उसके बारे में क्या उसकी लिमिटेशंस आ रही हैं, उस चीज़ को हम देख रहे होते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि हमें डिसीजन बना के पता चल जाता है, डिसीजन मेकिंग के बारे में पता चल जाता है कि हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कौन सी लिमिटेशन हमारे लिए बेस्ट है जो कि हमने यूज़ करनी है, ताकि हमारा रिजल्ट जो है वो क्या आएगा? एक्यूरेट आएगा, उसके हमारे पास एरर के चांसेस नहीं होंगे। तो रिसर्च के अंदर हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, अजम्पशंस का, फ्रेमवर्क का, उसके अलावा लिमिटेशंस का, कि कौन सी हमने लिमिट सेट करनी है, क्योंकि अनलिमिटेड वर्क जो है वो काफ़ी लोड हो जाता है, उसके एरर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब हमारे पास एक लिमिटेड डाटा होता है या लिमिटेड हमारे पास प्रोसीजर होता है, उसके थ्रू हम जल्दी से अपना काम फिनिश कर लेते हैं। अब फ्रेमवर्क का होना क्यों जरूरी है? क्योंकि स्ट्रक्चर फॉर्म में हमारे पास डाटा होता है तो हमें अच्छा तरीके से पता चल रहा होता है। अब ऐसा देखा है ना आपने, या आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होते हैं तो आपको बनस्पत मुश्किल लग रहा होता है, और अगर आप उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो आपको आसानी से समझ आ रहा होता है कि ये डाटा आपको दिया गया था, इस पे आपने ग्राफ पे किस तरह से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो वो फ्रेमवर्क का होना भी काफी जरूरी है। वो एक हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्म में डाटा होता है जिसके थ्रू हम अपनी जो जितना भी हमारे पास होता है ना डाटा, उसको हम अच्छी तरीके से शो करवा सकते हैं। सेकंड, फर्स्ट हमारे पास हमने डिस्कस किया था अजम्पशंस के हवाले से, ठीक है ना, कि हमारे पास क्या होती है? स्टेटमेंट्स होती हैं। हम एक स्टेटमेंट बना लेते हैं कि ये हमारी अजम्पशन है, ये जो हमारी ज़रूरत है रिसर्च के अंदर, डाटा के अंदर, इसको हमने यूज़ करना है।
ठीक है, असेंशियल बनाने से ही हमें यही फायदा होता है कि हमारे रिजल्ट्स क्या आते हैं, एक्यूरेट आते हैं। हमें किसी भी किस्म की जो मुश्किलात नहीं आती हैं, हमें डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। सबसे जो फायदा है ना इन तमाम चीज़ों का, वो है डिसीजन का। कि जब हमारे पास हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो हम डिसीजन जो है ना वो काफ़ी अच्छे से बना लेते हैं, इजीली बना लेते हैं, कोई मुश्किलात नहीं आती हैं, इजीली हम बनाते हैं। और दूसरी बात, उसका हम एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, डाटा को एनालिसिस करने में हमें काफ़ी आसानी हो जाती है, डिसीजन मेकिंग बनाने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो ये चीज़ें क्या है, ज़रूरी है हमारे रिसर्च के अंदर से, ये आपको पढ़ाई जा रही है, इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से देख लीजिएगा। जितना आपसे हो सके आप उसको याद कर लीजिएगा। बाकी हमने स्लाइड जो थी ना, ये 10 स्लाइड्स टोटल, तो मैंने आज आपको 5 स्लाइड्स करवाई हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी जो बाकी 5 स्लाइड्स रह गई हैं उनको भी इंशाल्लाह देखेंगे, उनको भी स्टडी करेंगे। बाकी आप साथ से लेक्चर काइंडली लाजमी सुना करें, ताकि ताकि आगे पर एक दफ़ा पूरा बर्डनाइज नहीं होगा काम का।